एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए और इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है? कीर्ति पताका, पदावली, कीर्तिलता, गीत गोविंद। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है? तो आपको याद रखना कीर्ति पताका, पदावली और कीर्तिलता ये विद्यापति की रचना है। जबकि बात करें गीत गोविंद, ये विद्यापति की रचना नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें गीत गोविंद किसकी रचना है? तो आपको याद रखना जो गीत गोविंद है ये जयदेव की रचना है। किसकी है? जयदेव की रचना है। कीर्तिलता की भाषा क्या है? साहित्यिक, अपभ्रंश, लोक भाषा, प्राकृत, अवहट। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कीर्तिलता की भाषा क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना कीर्तिलता की भाषा अवहट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। कीर्तिलता किसकी रचना है? तो आपको याद रखना विद्यापति की। किसकी है? विद्यापति की। आदिकाल और भक्तिकाल के बीच की एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा जाता है? जयदेव, जायसी, विद्यापति, जगनिक। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, आदिकाल और भक्तिकाल के बीच की एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना विद्यापति को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। को पता है विद्यापति ने कीर्तिलता, कीर्ति पताका एवं पदावली जैसी प्रसिद्ध रचनाएं की हैं। आपको याद रखना विद्यापति को मैथिली में रचना करने के कारण मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। पेपर में काफी बार बनता है कि मैथिल कोकिल किसे कहते हैं? विद्यापति को। क्यों कहते हैं? मैथिल भाषा में रचना करने के कारण। मैथिल कोकिल के नाम से कौन कवि को जाना जाता है? अभी हाल मैंने आपको बताया था मैथिल कोकिल के नाम से कैसे जानते हैं? विद्यापति को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई? 8, 84, 20, 40। हाँ जी, सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो दोस्तों आपको याद रखना सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें प्रथम सिद्ध कवि कौन माने जाते हैं? तो आपको याद रखना शरप्पा। हाँ जी, ये भी क्वेश्चन काफी बार बना है कि सिद्धों में प्रथम कवि किसे माना जाता है? आपको याद रखना शरप्पा को। सिद्ध कवि शरप्पा की रचना का नाम है प्राकृत पेंगलम, दोहा कोश, पंचर यु, संदेश राशक। हाँ जी, सिद्ध कवि शरप्पा की रचना का नाम क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना दोहा कोश सिद्ध कवि शरप्पा की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया जाता है? डिंगल, कवित्व, सवैया, पिंगल, दोहा, चौपाई। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना डिंगल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। डिंगल का मतलब क्या है? अपभ्रंश प्लस, हाँ जी जल्दी से बताओ, अपभ्रंश। सभी लोग बताओ, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी। अपभ्रंश प्लस राजस्थानी को क्या कहते हैं? डिंगल। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? सूरदास की रचना में, भरत मुनि की रचना में, राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में, तुलसीदास की रचना में। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? तो आपको याद रखना राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चंद्रवरदाई की रचना है बीसल देव रासो, जयचंद्र प्रकाश, पृथ्वीराज रासो, रणमल छंद। हाँ जी, चंद्रवरदाई की रचना कौन सी है? तो दोस्तों आपको याद रखना पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बाकी बात करें विसल देव रासो, ये किसकी रचना है? तो आपको याद रखना नरपति नाल की। किसकी है? नरपति नाल की रचना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? तो आपको याद रखना भट्ट केदार की। किसकी है? भट्ट
केदार की रचना है। रणमल छंद किसकी है? तो आपको याद रखना रणमल छंद श्रीधर की रचना है। किसकी है? श्रीधर की रचना है। दोस्तों अगर आपको ये रचनाएं नहीं पता थी तो अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना। इंपॉर्टेंट रचनाएं आदिकाल से ये रचनाएं पूछी जाती हैं। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो प्राकृत में लिखी गई, पैशाची अपभ्रंश में लिखी गई है, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई है, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। हाँ जी, बताओ राइट आंसर क्या होगा? सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। स्वयंभूकृत पामचरियों की कथा किससे संबंधित है? कृष्ण कथा, बौद्ध कथा, राम कथा, शक्ति कथा। राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों जितने भी लोग मेरी स्टार्टिंग से क्लास देख रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, वो तुरंत आंसर बता सकते हैं। मैं इतनी गारंटी दे सकती हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं मैं आपको हमेशा कराती हूँ। अभी इसका आंसर बताइए। स्वयंभूकृत पामचरियों की कथा किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना राम कथा से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमेशा एग्जाम में पूछा गया है कि पामचरियों में कितने पद है? तो आपको याद रखना 12,000। कितने हैं? 12,000 पद है। जिसे नहीं पता था वो लिख जरूर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। डोला मारूदा दोहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। हाँ जी, डोला मारूदा दोहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है? तो आपको याद रखना राजस्थान का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैंने क्या बताया? डोला मारूदा दोहा राजस्थान का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। ये पंक्ति किसकी है? विद्यापति, कबीर, खुसरो, जयसी। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये पंक्ति किसकी है? तो आपको यह रखना अमीर खुसरो की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आपको याद रखना खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो आपको याद रखना अबुल हसन। निम्नलिखित में से कौन विशेषता लोक साहित्य में नहीं होती? इसमें शास्त्रीयता होती है, यह मौखिक होता है, यह परंपरा में प्रचलित रहता है, इसमें सहजता और स्वाभाविकता होती है। हाँ जी, कौन सी विशेषता लोक साहित्य में नहीं होती? तो आपको याद रखना इसमें शास्त्रीयता होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। विसल देव रासों का अंगी रस श्रृंगार, रौद्र, वीर, शांत। हाँ जी, विसल देव रासों का अंगी रस कौन सा है? तो दोस्तों आपको याद रखना विसल देव रासों का अंगी रस श्रृंगार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसके रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना नरपति नाल। अभी मैंने आपको बताया था विसल देव रासों का रचयिता कौन है? नरपति नाल। ये क्या है? तो आपको याद रखना ये 4 खंडों में विभक्त वीर गीत काव्य। क्या है? वीर गीत काव्य। वीर गीत काव्य है। हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है? नेमिचर्यु, नेमिनाथ चौपाई, पमचर्यु, संदेश राशक। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है? तो आपको याद रखना नेमिनाथ चौपाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें इसकी रचना किसने की थी? तो आपको याद रखना विनय चंद्र सूरी ने। किसने की थी? विनय चंद्र, हाँ जी, विनय चंद्र सूरी ने। शवकाचार किसकी रचना है? वररुचि, देवसेन, लक्ष्मीधर, श्रीधर। हाँ जी, शवकाचार किसकी रचना है? तो आपको याद रखना शवकाचार देवसेन की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी।
आपको याद रखना शव का 4 में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया। कितने दोहों में? तो आपको याद रखना 250 दोहों में। गोरखवाणी ग्रंथ के संपादक है गोरखनाथ रामचंद्र शुक्ल, पीताम्बर दत्त, राम नरेश त्रिपाठी। हाँ जी, गोरखवाणी ग्रंथ के संपादक कौन है? दोस्तों ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में बना है, तो आपको याद रखना पीताम्बर दत्त इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। उपदेश रसायन राज के रचनाकार है कवि विद्याधर, धनपाल, सारंगधर, जिनदत्त सूरी। हाँ जी, उपदेश रसायन राज के रचनाकार कौन है? तो आपको यह रखना जिनदत्त सूरी इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? गोरखनाथ, देवसेन, नागार्जुन, जड़ भरत। हाँ जी, बताओ राइट आंसर क्या होगा? नवनाथों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपको यह रखना नवनाथों में देवसेन सम्मिलित नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें नवनाथों में कौन कौन सम्मिलित है, तो आपको याद रखना नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, मल्ल्यार्जुन। जम्बू स्वामी राज के रचयिता हैं धर्मसूरी, शालिवत्त सूरी, हेमचंद्र सूरी, जिनदत्त सूरी। राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों काफी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, तो उन सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को पूरा जरूर देखना, लास्ट में सभी लोग स्कोर बताना कि आपका स्कोर कितना गया। हाँ जी, जम्बू स्वामी राज के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना जम्बू स्वामी राज के रचयिता धर्मसूरी है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है हिंदी साहित्य के संक्रमण काल की, हिंदी साहित्य के मध्यकाल की, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल की, हिंदी साहित्य के आदिकाल की। राइट आंसर क्या है? हाँ जी, विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है हिंदी साहित्य के आदिकाल की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आलाखंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ है कुमार राजस्व, परमार राजस्व, विजयपाल राजस्व, पृथ्वीराज राजस्व। राइट आंसर क्या होगा? आलाखंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ कौन सा है? तो आपको याद रखना परमार राजस्व, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें परमार राजस्व, इसमें क्या है? तो आपको याद रखना आला उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा राघव साकित्यायन ने, श्याम सुंदर दास ने, अमीर खुसरो ने, चित्ती मोहन सेन ने। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा है किसने? अमीर खुसरो ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इनमें अपभ्रंश के सर्व प्रधान कवि हैं स्वयंभू, राम सिंह, धनपाल, कुशल लाभ। हाँ जी, अपभ्रंश के सर्व प्रधान कवि कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना अपभ्रंश के सर्व प्रधान कवि स्वयंभू है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आपको याद रखना स्वयंभू को जैन परंपरा का, कौन सी परंपरा? जैन परंपरा का कवि माना जाता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ है महाकाव्य, छंद, गद्य, काव्य, व्याकरण। हाँ जी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ क्या है? तो आपको याद रखना व्याकरण, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इसके लेखक कौन है? तो आपको याद रखना दामोदर पंडित। कौन है? दामोदर पंडित। प्राकृत पेंगलम के रचयिता हैं हेमचंद, वंशीधर, स्वयंभू, विद्यापति। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, प्राकृत पेंगलम के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना वंशीधर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है? निर्गुण भक्त कवि, प्राकृत काल के कवि, पुरानी हिंदी के कवि, बौद्ध तांत्रिक सिद्ध कवि। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है? तो आपको यह रखना
पुरानी हिंदी के कवि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। गोरखनाथ के गुरु का नाम बताइए। मत्स्येंद्र नाथ, चौरंगी नाथ, गोपी चंद, चुड़कर नाथ। राइट आंसर क्या है दोस्तों? आपके जितने भी टीजीटी पीजीटी वाले दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं हिंदी की, उन सभी को वीडियो जरूर शेयर करना, उनसे बोलना पेपर में सॉल्व कराए जाएंगे। और क्लास आपको जितनी भी आएंगी सभी इंपॉर्टेंट है, बड़ी क्लास हो चाहे छोटी क्लास हो, आप जरूर देखना, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट है या पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांस है, वही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। बताओ राइट आंसर क्या होगा? गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है? तो आपको याद रखना मत्स्येंद्र नाथ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, शरप्पा। हाँ जी, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? तो आपको याद रखना पतंजलि ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। सिद्धों के प्रथम कवि, सभी को पता है जो सिद्धों के प्रथम कवि है वो कौन है? सरहप्पा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? सभी लोग बताओ राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना जो महापुराण रचना है ये स्वयंभू कवि की नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये किसकी रचना है? तो आपको याद रखना जैन कवि पुष्पदंत की। किसकी है? पुष्पदंत की रचना है। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य जय मयंक जसचंद का राउरबेल उक्ति व्यक्ति प्रकृत डोला मारूदा दोहा। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य कौन सा है? आपको याद रखना डोला मारूदा दोहा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? भरत त्रिशूल बाहुबली रास, नेमिनाथ रास, चंदनवाला रास, बसंत विलास। हाँ जी, अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो आपको याद रखना भरत त्रिशूल बाहुबली रास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसके रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना शालिभद्र सूरी। कौन है? शालिभद्र सूरी। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? पद्मावत, कामायनी, पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस। हाँ जी, वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? तो आपको याद रखना पृथ्वीराज रासो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आपको याद रखना पृथ्वीराज रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। इसके रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई। विद्यापति के पद किस भाषा में रचित है? हाँ जी, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था विद्यापति के पद है मैथिली भाषा में रचित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अमीर खुसरो की पहेलियां तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना, अलाउद्दीन और हमीर के युद्धों का वर्णन, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। कोई उद्देश्य नहीं। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना अमीर खुसरो की पहेलियां तथा मुकरियों का उद्देश्य मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। वीर गाथा कालीन रासो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? आशय दाताओं की अति रंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, कृष्ण लीला का प्रतिपादन, युद्धों में सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन। राइट आंसर क्या है? तो आपको याद रखना कृष्ण लीला का प्रतिपादन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा, डिंगल पिंगल। हाँ जी, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? तो आपको याद रखना डिंगल पिंगल में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताना डिंगल और पिंगल भाषा में अंतर क्या है। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, राव सातत्यायन, आचार्य प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर क्या है?
हाँ जी, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता की अतिरंजित वर्णन, कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, निर्गुण की उपासना, उपयुक्त किसी प्रकार का नहीं। हाँ जी, राइट आंसर क्या है? दोस्तों, आपको जिस भी टॉपिक पे प्रॉब्लम हो, आप सभी लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक की क्लास आपके लिए जरूर लेके आऊंगी। राइट आंसर इसका क्या होगा? आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? तो आपको याद रखना, जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। भविष्यत कहा किसकी रचना है? राम सिंह, धनपाल, देवसेन, पुष्पदत्त। हाँ जी, भविष्यत कहा किसकी रचना है? आपको याद रखना, धनपाल की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया? स्वयंभू, अमीर खुसरो, जगनेक, कुम्मन दास। हाँ जी, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया? तो आपको याद रखना, अमीर खुसरो ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। संवत 1050 से 1375 की काल अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, आपको याद रखना, संवत 1050 से 1375 की काल अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से 84 सिद्धों में नहीं है? विरूपा, सारंगधर, कन्हप्पा, कुकरिप्पा। हाँ जी, 84 सिद्धों में कौन नहीं है? तो आपको याद रखना, सारंगधर 84 सिद्धों में नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये कौन है? तो आपको याद रखना, यह है अपभ्रंश भाषा के कवि हैं। अपभ्रंश भाषा के कवि हैं। आला और ऊदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं भट्टकेदार, जैनिक, श्रीधर, चंद्रवरदाई। राइट आंसर क्या है? तो आपको याद रखना, जगनिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। पंच पांडव चरित्र राष्ट्र के रचयिता हैं शालिभद्र सूरी, नरपति नाल, असगु, दलपति विजय। राइट आंसर क्या है? हाँ जी, पंच पांडव चरित्र राष्ट्र के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना, शालिभद्र सूरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसकी रचना कब हुई थी? तो आपको याद रखना, 1350 में। राजमती से रूटकर बीसल देव कहाँ गए थे? कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। हाँ जी, बताओ राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, आपको याद रखना, राजमती से रूटकर बीसल देव उड़ीसा गए थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बीसल देव रासों के रचयिता कौन है? मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, नरपति नाल है। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई? महापुराण, भविष्यत कहा, परमात्मा प्रकाश, ब्रह्मचर्य। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी? तो आपको याद रखना, ब्रह्मचर्य में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के काल को कृष्ण ने क्या नाम दिया? संधि काल, चारण काल, प्रारंभिक काल, अपभ्रंश काल। राइट आंसर क्या है? तो आपको याद रखना, चारण काल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।